नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं वामपंथियों की नए-नए रूपों की और नए-नए स्वांग जो वो रचते हैं उनकी। और हमारे साथ हैं अभिजीत जोग जी। और अभिजीत जोग जी का मैं परिचय करा दूं। वैसे तो अभिजीत जोग जी जो है एक बड़े ब्रांड कंसल्टेंट हैं, लेकिन इनकी एक पुस्तक आई है पहले, असत्यमेव जयते। और उस असत्यमेव जयते में इन्होंने यह चर्चा की है कि किस प्रकार से भारतीय इतिहास को दूषित किया गया है। और आज हम बात करेंगे जो इन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी है, और वो लिखी है वामपंथ पर, वैश्विक वामपंथ पर। और भारत में ये वामपंथ क्या करता है, पुस्तक ये है आपके सामने। इसका नाम है टर्माइट्स, और ये अमेज़न पर उपलब्ध है। आपका स्वागत है अभिजीत जी। नमस्ते। तो अब आप ये बताएं कि ये जो वामपंथ है ये बड़ा बहुरूपिया होता है। बिल्कुल। आजकल इसके क्या रूप हैं? पश्चिम में हम देखते हैं एक वोकिज़्म नाम से एक वो चला हुआ है। तो अ, अभी जो इसके परिमार्जित रूप जो है वो पश्चिम में क्या है, भारत में क्या है? वामपंथ जो था उसका, जब कार्ल मार्क्स ने पहले वामपंथ कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की शुरुआत की, तो उसका मूल आधार यह है कि समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटो। एक हिस्से को बोलो ये शोषक है, दूसरे को बोलो ये शोषित है। उनमें हमेशा संघर्ष पनपता रहे, वो संघर्ष में से अराजक पैदा हो और अराजक से विध्वंस की तरफ समाज जाए। और उनका ये कहना है कि हम जो मानवीय सभ्यता है जो हजारों सालों से बनी है उसको हम पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे और एक क्लीन स्लेट के ऊपर हम एक नए मानव की और नए समाज की निर्माण करेंगे। लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला तो इस तरह का कोई नया निर्माण करने की क्षमता उन्होंने कभी भी आज तक नहीं दिखाई है। नया मानव तो छोड़िए, लेकिन उनके राज में तो मानव को वो जानवर के लेवल पे लेके आए, तो ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और जब सोवियत रशिया में उनके आइडियोलॉजी का पूरी तरह से अंत हो गया, तो एक नए रूप में अब वो दुनिया के सामने खुद को पेश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत तो हालांकि उन्होंने बहुत पहले की थी, हम उसकी भी शायद चर्चा करेंगे, लेकिन ये नया रूप है जिसे बोलते हैं कल्चरल मार्क्सिज्म या मार्क्सवाद की जो शुरुआत हुई। वो शुरुआत हम सब जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने एक नई आइडियोलॉजी दुनिया के सामने रखी, और उसका ये आधार था कि समाज को अलग अलग गुटों में बांटो। एक गुट को आप शोषित करार दो, दूसरे को शोषक बोलो। इन दो गुटों में हमेशा संघर्ष भड़कता रहे, पनपता रहे। वो संघर्ष से अराजक निकले और अराजक से विध्वंस पैदा हो। तो उनका मूल बिलीफ ये है कि मानवीय सभ्यता जो है, जो हजारों सालों से बनी है, उसे हम पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे और एक क्लीन स्लेट के ऊपर हम एक नए मानव की और नए समाज का निर्माण करेंगे। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला तो उन्होंने ऐसी कोई क्षमता नहीं दिखाई है कि कोई नया निर्माण वो कर पाए, बल्कि जो है उसका विध्वंस तो वो आज तक करते आए हैं। और नया मानव छोड़िए, उन्हें जब मौका मिला, जब उनका राज था, वहां पे मानव को वो जानवर के स्तर पर लेके आए। तो ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन उनका मूल आधार जो है वो संघर्ष है। और मार्क्स ने जब उसका जो मार्क्सवाद था, जिसे हम क्लासिकल मार्क्सिज्म बोलते हैं, उसमें ये संघर्ष का आधार था जो आर्थिक आधार था। तो पूंजीपति बनाम मजदूर, इस तरह का संघर्ष उसने इनविसाज किया था। और उसने ये भी बोला था कि ये कम्युनिस्ट क्रांति जो है, रिवॉल्यूशन जो है, वो उन देशों में होगी जहां औद्योगिकरण काफी हद तक हो चुका है। उन्होंने नाम भी बताए थे। उसने कहा था कि जर्मनी और इंग्लैंड इन दो देशों में सबसे पहले क्रांति होगी, मजदूरों की क्रांति। और ये रक्त रंजित क्रांति होगी और ये बंदूक से निकलेगी, बंदूक से निकलने वाली ये रक्त रंजित क्रांति होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले जो रिवॉल्यूशन हुआ वो सोवियत रशिया में हुआ। वो भी किस तरह हुआ ये एक अलग स्टोरी है जो आज
उसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे। लेकिन सोवियत रशिया में वैसे जो रशिया सोवियत यूनियन का जो रेवोल्यूशन हुआ वो तो मैं तो उसको स्टोलन रेवोल्यूशन मानता हूँ। जिन्होंने एब्सोल्युटली रेवोल्यूशन किया था वो तो बेचारे किनारे रह गए और दूसरों ने आके कब्जा कर लिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जब तो एक्चुअल रेवोल्यूशन हुआ था तब तो लेनिन वहाँ कहीं था भी नहीं। लेनिन, स्टालिन, ट्रॉट्स्की कोई भी रशिया में नहीं थे, सब लोग बाहर थे। आम आदमियों ने सब क्रांति वहां पे की थी। और वो आप बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन्होंने उसको स्टील कर लिया चोरी करके ये अपना रिवॉल्यूशन उनके ऊपर थोप दिया। तो ये अलग स्टोरी है। लेकिन रशिया में जब क्रांति हुई वहां पे किसी भी तरह का कोई औद्योगिकरण नहीं हुआ था उसके बाद में क्रांति हुई, मतलब फिर भी क्रांति बोलना भी मुश्किल है। रशिया ने इम्पोज किया ऑन ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। अगेन वहां पे भी किसी तरह का कोई औद्योगिकरण नहीं हुआ था। दूसरा, मार्क्स ने एक ऐसा भविष्यवाणी की थी कि सभी देशों की अस्तित्व खत्म हो जाएगा और सब दुनिया के मजदूर एक हो जाएंगे और एक साथ मिलके वो क्रांति करेंगे। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में रशिया और अपना जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, इन सभी देशों के मजदूर जो थे वो अपने अपने देश के लिए लड़े। उन्होंने अपनी जानें भी कुर्बान कर दी अपने देश के लिए। तो ये मार्क्स की जो भविष्यवाणियां थी वो सब एक के बाद एक गलत साबित हो रही थी। तो एक बहुत बड़ा संभ्रम पैदा हो गया कम्युनिस्ट लोगों के बीच में कि ये क्या हो रहा है, मतलब हमारे आका ने जो बोला है इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है और सब अलग बातें हो रही है। तो जब उन्होंने सोचा तो एक नया सिद्धांत उन्होंने सामने रखा कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका, यहाँ के मजदूर और यहाँ के शोषित लोग कम्युनिस्ट क्रांति के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो इसलिए कि वे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को या पाश्चात्य संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं। उनका ये कहना था कि ये संस्कृति जो है ये शोषण के लिए बनाई गई है, बट ये इतनी होशियारी से बनाई गई है कि आम आदमी को, गरीब लोगों को ये लगता है कि अपनी खुद की संस्कृति है, अपना खुद का सिविलाइजेशन। और फिर उन्होंने ये नया सिद्धांत ऐसा रखा। एक इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख थे एंटोनियो ग्राम्स्की, और दूसरे फ्रैंकफर्ट के कुछ प्रोफेसर्स थे जिन्हें फ्रैंकफर्ट स्कूल करके बोला जाता है। तो ये लोगों का ऐसा मानना था कि जब तक हम ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को खत्म नहीं करेंगे, वेस्टर्न कल्चर को खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये लोग हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं और कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के लिए तैयार नहीं होंगे। तो उन्होंने ये बोला कि हम अभी ऐसा करेंगे कि इस संस्कृति को बल देने वाली जो संस्थाएं हैं वो संस्थाओं को हम एक के बाद एक ध्वस्त करेंगे और ये बंदूक से निकलने वाली क्रांति नहीं होगी। तो हम ये संस्थाओं के अंदर घुस जाएंगे और दीमक की तरह उन्हें अंदर से खोखला कर देंगे और इस तरह खोखला करेंगे कि एक दिन ये पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। और उन्होंने ये भी जाना था कि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। बोला, उसको नाम दिया था लॉन्ग मार्च थ्रू द इंस्टीट्यूशंस। और ये संस्थाएं कौन सी है? एक है परिवार की संस्था, दूसरा है धर्म की संस्था, तीसरा है देश प्रेम, चौथा है एजुकेशन। तो ये जब सारी इंस्टीट्यूशंस जो है इनको अंदर से वन ड्रॉप ऑफ पॉइजन एट ए टाइम ऐसा बोल सकते हैं, लंबी समय तक इनको खोखला करो और एक दिन ये खुद होके सब खत्म हो जाएंगे, ये कल्चर खत्म हो जाएगा एंड देन द वेस्ट विल फॉल इन आवर लैप, हमारे हाथ में आ जाएंगे। तो हालांकि जबकि ये संस्कृति के ऊपर ये आक्रमण था, संस्कृति को खत्म करना था, इसलिए इसे कल्चरल मार्क्सिज्म बोलते हैं। और संघर्ष का आधार जो पहले केवल आर्थिक था वो अब सांस्कृतिक आधार बन गया। और क्लासिकल मार्क्सिज्म और कल्चरल मार्क्सिज्म ऐसे दो इसके प्रमुख अंग होते हैं। और आज जो हम देखते हैं पूरी दुनिया में, ये बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे ये कल्चरल मार्क्सिज्म को देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल वाला जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, इसमें और कल्चरल मार्क्सिज्म में क्या अंतर है? नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक्चुअली फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो प्रोफेसर्स थे वो हिटलर के राज में उनको वहां से भगा दिया गया और वो वहां से पहुंचे कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में। और वहां से उन्होंने धीरे धीरे अमेरिका की सभी यूनिवर्सिटीज के ऊपर अपना आइडियोलॉजिकल कब्जा जमा लिया, डोमिनेशन पैदा कर दिया। और उन्होंने वहां पे एक ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म का आक्रमण था वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर, उसके लिए एक आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म या
हम बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, कि सैद्धांतिक आधार इसके लिए बनाया, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल थियरी। और ये क्रिटिकल थियरी के 3 प्रमुख कंपोनेंट्स थे। एक था मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म से उन्होंने उसका जो मूल है, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, वो उन्होंने क्रिटिकल थियरी में उसको इंक्लूड किया कि समाज को विभाजित करके उसमें ज्यादा से ज्यादा संघर्ष होना चाहिए। तो पहले तो संघर्ष का बिंदु एक ही था, मजदूर बनाम पूंजीपति। बट अब कई इकोनॉमिक सारे बिंदु बना लिए, संघर्ष बिंदु बहुत सारे बना लिए। एक था रेस, एक था सेक्स, मैन वर्सेस वुमन, व्हाइट पीपल वर्सेस अदर पीपल, रिलीजन, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। मतलब मानवीय जीवन के जो भी अंग होते हैं, हर एक अंग में उन्होंने संघर्ष के लिए एक नया बिंदु पैदा कर दिया। और ये संघर्ष का जो मूल आधार था वो उन्होंने मार्क्सिज्म से लिया क्रिटिकल थियरी के अंदर। दूसरा एक कंसेप्ट उन्होंने उसमें लिया, वो था पोस्ट मॉडर्निज्म, विच वाज अगेन सेकंड कंपोनेंट ऑफ क्रिटिकल थियरी। तो उसका ये कहना था कि आइडेंटिटी जो होती है, ये एक मानव जात करके हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये भारतीय करके हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी सिर्फ कल्चरल पैरामीटर के ऊपर आपकी आइडेंटिटी होती है। मतलब रेस के ऊपर आपकी आइडेंटिटी हो सकती है, जाति के ऊपर आइडेंटिटी हो सकती है, सेक्स के ऊपर, जेंडर के ऊपर आइडेंटिटी हो सकती है, या रिलीजन के ऊपर आइडेंटिटी हो सकती है। इसका मूल कारण यह है इसको स्वीकारने का कि ज्यादा से ज्यादा समाज को विभाजित करने में इससे आसानी होती है। तो ये लिया उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म का दूसरा एक बहुत बड़ा खतरनाक बिलीफ ऐसा है कि वो बोलते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक ऑब्जेक्टिव रियलिटी, देयर इज नथिंग लाइक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। ऑल आइडियाज एंड फैक्ट्स आर बिलीव्ड एंड नॉट नोन। तो आप जिसको बिलीव करते हो वो आपके लिए फैक्ट है जिसको आप बिलीव करते हो आपके लिए ट्रूथ है। एब्सोल्यूट ट्रूथ, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम हमेशा देखते हैं कि हम कितना भी तर्क से बात करें लेफ्टिस्ट लोगों के साथ, कितना भी ऑब्जेक्टिवली बात करें, कितनी लॉजिकल बात करें, हम उनसे वो उनको हम कन्विंस कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका मूल आधार, उनका विश्वास ये है कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ऐसी कोई बात होती नहीं है। तो उनका ये कहना है कि इट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय आइडेंटिटी। तो जो शोषक लोग हैं, उन्होंने कुछ भी बोला, उन्होंने कुछ भी किया, उनका बेसिकली कितना भी पर्टिकुलर इंसिडेंट में उनकी बात कितनी भी सही हो, बट वो कभी भी सही नहीं हो सकते, और शोषित लोग कभी भी गलत नहीं हो सकते। इस आधार मतलब सिंपली पुट इन सिंपल वर्ड्स, आसान शब्दों में बोला जाए तो हम जो कहेंगे वो सच है। ये ऐसा उनका बेसिक आधार है। उसको उन्होंने बहुत आइडियोलॉजिकल इंटरसेक्शनैलिटीज अलग बात है, बट बेसिकली ये है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कुछ नहीं होता है, मॉरल रिलेटिविज्म ऐसा उन्होंने उसको नाम दिया है। अपने पक्ष में जो बातें होती हैं उनको बढ़ा चढ़ा के कैसे पेश करना है, ये उनसे कोई सीख सकता है। कि मॉरल रिलेटिविज्म एक बहुत बड़ा शब्द है। उसका ये कहना है कि देयर आर नो एब्सोल्यूट रूल्स टू डिटरमाइन वेदर समथिंग इज राइट और रॉन्ग। रूल्स फॉर रेडिकल्स, सॉल एलिंस्की। सिंपल शब्दों में क्या है कि हम जो बोलेंगे वो राइट है। इसके आपने वो सॉल एलिंस्की के रूल्स फॉर रेडिकल्स पढ़े? बिल्कुल बिल्कुल, उसको मेरे किताब में बहुत विस्तार में मैंने लिखा है। सॉल एलिंस्की के जो रूल्स फॉर रेडिकल्स, वो रूल्स फॉर रेडिकल्स वो यही है, यही कहते हैं कि भाई दूसरे की बात माननी ही नहीं है, मानना ही नहीं है। यू थ्रेटन, प्रेशराइज, रिडिक्यूल, यूज व्हाटएवर टेक्निक यू कैन, बट यू मस्ट डिमोलिश द अदर साइड बेसिकली। और तीसरा जो घटक था ये क्रिटिकल थ्योरी का, वो था पैन सेक्सुअलिज्म। तो उसमें वो ये प्रमोट करना चाहते थे कि इनडिस्क्रिमिनेट सेक्सुअल प्लेजर, लैंगिक स्वैराचार, ये उनका थ्योरी है। मतलब इसको वो अपना, इसको ये जरूरी मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ट्रांसजेंडरिज्म, ये सब पैन सेक्सुअलिज्म से निकलता है। तो मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और पैन सेक्सुअलिज्म, ये तीनों चीजें मिला के उन्होंने क्रिटिकल थ्योरी का निर्माण किया। और उसके आधार पर उन्होंने अमेरिका में जो तहलका मचाया है और वेस्टर्न कंट्रीज में जो तहलका मचाया है, वो इसी आधार पर है। और सबसे शॉकिंग बात यह है संजय जी कि
हम क्या करने वाले हैं और हम ये कैसे करने वाले हैं। हम ये जो दीमक की तरह अंदर से जो खोखला करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं, ये उन्होंने 1920s और 1930s में ही लिख के रखा है, बिल्कुल विस्तार में लिख के रखा है, पॉइंट वाइज लिख के रखा है कि हम ट्रांसजेंडरिज्म को बढ़ावा देंगे, हम इनडिस्क्रिमिनेट माइग्रेशन को बढ़ावा देंगे, जो आज हम देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, सब उन्होंने 100 साल पहले लिख के रखा है। और 100 साल के अथक प्रयत्नों के बाद आज उन्होंने जो उनका सपना था वो आज पूरा होने के कगार पे है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन, और ये अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं हुआ है, तो ये सोची समझी साजिश के तौर पर इन्होंने करवाया है। और ये इस पे विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है कई बार कि लोग बोलते हैं यार ऐसा इतना लंबा कौन सोचता है और ऐसा सोच के कौन इतना इम्प्लीमेंट करता है उसको, बट इन्होंने किया है। जब आप पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या लिख के रखा है और किस उसी तरह कैसे सब चीज़ें आज तक हो रही है और अभी भी हो रही है, तो आपको शायद विश्वास होगा कि ऐसा ही हुआ है। एक विली मंजेनबर्ग करके एक फ्रैंकफर्ट स्कूल के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने ये बोला था कि वी विल मेक द वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्टिंक, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बदबू आएगी इस तरह हम योजनाएं चलाएंगे। और बिल्कुल उसी तरह उन्होंने सब कुछ किया है। आज पाश्चात्य सभ्यता की तो बदबू ही आ रही है, दूसरा काम क्या बोल सकते हैं। ये आपने अपने चैप्टर 6 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन 2.0 करके और इसके जो है वो आपने इसमें चार्ट वगैरह और ग्राफ वगैरह भी बना के बताए हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कृपया। ये ऐसा है कि और आपने उसका यूरी बेज़मेनोव का भी आपने थ्योरी जो है इसमें दी है। जी जी, वो ये जो वेस्टर्न मार्क्सिज्म मैं अभी बता रहा था, दैट वाज कमिंग फ्रॉम द इटालियन कम्युनिस्ट एंड जर्मन कम्युनिस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। बट सोवियत रशिया में भी उन्हें भी ये पता चल गया था कि हमारा जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है, पूंजीपति बनाम मजदूर, ये जो संघर्ष है ये अभी होने वाला नहीं है। उन्होंने वे समझ गए थे कि पाश्चात्य जगत में मजदूर ही अभी मिडिल क्लास बन गए, तो बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट जो बोलते हैं, तो प्रोलेटेरिएट इटसेल्फ हैज बिकम द मिडिल क्लास बुर्जुआ, तो वहां पे ये नहीं होगा। तो अब कैसे करें, तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि इसको सबवर्ट करो, सबवर्जन करो। तो मतलब एक ही है जो वेस्टर्न मार्क्सिज्म बोलता है वही वो बोल रहे थे, बट ये सब क्रिटिकल थ्योरी वाले आधार उनके पास नहीं था। ये कम्युनिस्ट, ये वेस्टर्न मार्क्सिस्ट ने बनाया था। बट बेज़मेनोव और वो जो केजीबी का उन्होंने सब एक्सपोज किया है कि बेज़मेनोव एक्चुअली वहाँ से निकल के हम भारत में आए, भारत से अमेरिका चले गए, और उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि केजीबी किस तरह से ये साजिश कर रही है, पहले अमेरिका को और बाकी फिर सभी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनको किस तरह से ख़त्म करना चाहती है। तो उन्होंने उसका बहुत बड़ा, बहुत डिटेल और बहुत विस्तार से योजना बनाई थी। उसके 4 आधार थे। पहला था डीमोरलाइजेशन, तो किसी भी समाज को पहले उसको डीमोरलाइज करो। उसके लिए अगेन वही था, फैमिली को डिस्टर्ब करो, सेक्सुअलिटी बढ़ाओ, माइग्रेशन को बढ़ावा दो, लोगों का शिक्षा व्यवस्था में से पूरा विश्वास खत्म हो जाना चाहिए। तो जिन संस्थाओं से या जिन चीज़ों से, जिन अपने संस्कृति के जिन घटकों से अपने को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, अपने को एक आत्मसम्मान मिलता है, वो सब खत्म करो और देश को पूरी तरह से डीमोरलाइज करो। उसके बाद उनका ये कहना था कि ये करने के लिए 15 से 20 साल चाहिए, क्योंकि एक जनरेशन को इंडॉक्ट्रिनेट करने के लिए 15 से 20 साल लगते हैं, तो दिस विल लास्ट फॉर 15 to 20 years। सेकंड स्टेज वाज डिस्टेबलाइजेशन। एक बार देश डीमोरलाइज हो गया तो उनको फिर अस्थिर करो। उसके बाद था क्राइसिस, तो फिर उसको एक संकट पैदा करो, और क्राइसिस के बाद पूरा जो शासन है अपने हाथ में ले लो। एंड देन द फोर्थ वाज नॉर्मलाइजेशन, मींस अपना रूल जो है उसको नॉर्मलाइज करो। तो उन्होंने जो इसका टाइम टेबल दिया था 15 साल 20 साल, फिर सेकंड फेज ही सेड इट विल लास्ट फॉर मे बी 2 years, थर्ड फेज विल लास्ट फॉर 6 months। ये तो इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन प्रोग्रेशन उसी तरह चल रहा है। और इनका जो मेथोडोलॉजी था वो अब
क्लासिक कल्चरल मार्क्सिज्म ने भी अपना लिया है, उनका भी वही था, बट उनका थोड़ा सा अलग स्टाइल से था, उनका थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चलता था, बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी वाज द सेम। तो छठे चैप्टर में जो मैंने जो लिखा है वो केजीबी का स्ट्रेटेजी था। और उसके बाद आपने इसमें ये भी तो लिखा है छठे चैप्टर में ही आपने 45 गोल्स फॉर अमेरिकाज डिस्ट्रक्शन। दैट इज इन द 7th चैप्टर। वो नहीं, ये 6 में ही है। 6 में ही है। 6 में ही वेस्टर्न मार्क्सिज्म। हाँ, दैट इज 7th चैप्टर। वेस्टर्न मार्क्सिज्म इज द 7th चैप्टर। अच्छा, ओके, या 7th चैप्टर। तो ये जैसे मैंने बताया कि इन्होंने सब कुछ लिख के रखा है, तो उसके पहले आप देखेंगे तो फ्रैंकफर्ट स्कूल के 11 पॉइंट्स है कि हम क्या करेंगे। उसमें उन्होंने यही लिखा है कि माइग्रेशन को बढ़ावा देंगे, ट्रांसजेंडरिज्म को बढ़ावा देंगे, लोगों का अपने देश की तरफ, देश का इतिहास उनको विकृत करके बताएंगे ताकि वो अपने देश का दे शुड स्टार्ट हेटिंग देयर कंट्री। ये सब उन्होंने लिखा है। और ये जो 45 वेज टू डिस्ट्रॉय अमेरिका जो है, वो ऐसा है कि एक अमेरिकन कम्युनिस्ट लोग क्या थिंक करते हैं, इसका एक सर्वे करके वहाँ का एक सीनेटर था, उसने एक रिपोर्ट दिया था अमेरिकन कांग्रेस को, और उन्होंने ये दिया था कि मैंने बहुत लोगों से बात की जो कम्युनिस्ट है, और उनकी योजना क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, मैंने समझ लिया, और उसके आधार पर मैं ये रिपोर्ट दे रहा हूँ। और उनके 45 पॉइंट्स क्या है जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसका उन्होंने रिपोर्ट दिया था। और अगर आप वो पढ़ेंगे तो यू विल गेट अ शॉक कि बिल्कुल उसी तरह सब चीजें हुई है आज तक। तो हम जो समझते हैं कि ये अपने आप हो रहा है या इट्स नेचुरल प्रोग्रेशन, इट इज नॉट, ऐसा नहीं है। ये बहुत सोच समझ के साजिश करके ये किया है। और ये कैसे हुआ मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो ये लोग जब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में आके बसे और वहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट्स को इंडोक्ट्रिनेट करना शुरू किया, तो बहुत चालाकी से उन्होंने कुछ कदम उठाए। एक तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल किया, फिर दूसरी बात उन्होंने की कि जो शिक्षकों को पढ़ाते हैं, जैसे हम बीएड और एमएड वगैरह बोलते हैं, जहाँ पे शिक्षकों को पढ़ाया जाता है, उन संस्थाओं पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो उन्होंने पढ़ाए हुए, उन्होंने सिखाए हुए शिक्षक जब वहां से निकलने लगे और वो अलग अलग स्कूलों में और कॉलेजेस में जाके बच्चों को सिखाने लगे, तो उन्होंने सिखाई हुई पीढ़ियां जब वहां से ग्रेजुएट होके बाहर निकलने लगी, तो धीरे धीरे करके आराम से बिल्कुल दीमक की तरह पूरी सोसाइटी में उन्होंने अपने विचार प्रक्षेपित कर दिए। और 1960s में ये लोग वहां गए थे 1936 में, तो 1960s में एक बहुत बड़ा स्टूडेंट रिवॉल्यूशन हुआ, आपको याद होगा शायद। या तो वहां से जब हिप्पी वगैरह जो मूवमेंट्स थे वो सब उसी में से निकले थे एक्चुअली। तो अमेरिका और मेनली फ्रांस में वो ज्यादा करके चला था। तो उनके आइडियोलॉजिकल मास्टर्स जो थे, उनके जो आइडॉल्स थे, वो ये सब फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले थे। मेनली एक मार्क्यूज करके हुआ करता था फ्रैंकफर्ट स्कूल का प्रोफेसर। तो पेरिस में वो लोग जब प्लेकार्ड्स लेके घूमते थे ये स्टूडेंट्स, तो उस पर लिखा हुआ रहता था मार्क्स, माओ एंड मार्क्यूज। तो ये 3 लोगों के नाम उस पर लिखते थे। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल वाज द आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड ऑफ दिस 60s स्टूडेंट मूवमेंट। वहां से वो खत्म होने के बाद ये सब बच्चे जब वापस आए, तो एलिंस्की ने भी लिखा है, आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि नाउ यू शुड नॉट फ्लॉन्ट योर रिवोल्यूशनरी अटायर, कट योर हेयर, वेयर योर सूट्स एंड एंटर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। और उन्होंने वही किया। कोई शिक्षण क्षेत्र में चला गया, कोई हॉलीवुड में चला गया, कोई मीडिया में चला गया, कोई ब्यूरोक्रेसी में चला गया। तो ये सभी क्षेत्र जो थे, सभी क्षेत्रों के ऊपर ये लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया। ये जो स्टूडेंट्स थे वही आगे जाके वहाँ के रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे जाके बैठे, और वहां से जो डाउनफॉल शुरू हुआ धीरे धीरे करके। और जो उन्होंने लिख के रखा था कि हम फैमिली को कैसे खत्म करेंगे, तो फैमिली के लिए उन्होंने बोला था 4 चीजें थी। उन्होंने बोला था कि हम एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म, दैट वाज वन, हाउ वी डिस्ट्रॉय द फैमिली।
तो वी विल डिस्ट्रॉय बाय यूजिंग प्रमोटिंग एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म, परवर्टेड फेमिनिज्म, सेक्सुअल रिवॉल्यूशन एंड ट्रांसजेंडरिज्म। तो ये चारों चीजें उन्होंने इस तरह इम्प्लीमेंट की है वेस्टर्न सोसाइटीज में, अमेरिका में, कि फैमिली इंस्टीट्यूशन इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज प्रैक्टिकली फिनिश्ड। हम जानते हैं सब लोग, और उसका डेटा भी मैंने दिया है। तो ये सब it all started from the Frankfurt School domination in universities. Then they created the students who were indoctrinated. और वो स्टूडेंट्स जब जाके सब बैठे सभी इंस्टीट्यूशंस में, तो पूरा जो कल्चरल मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी थी और उनकी जो योजनाएं थी, वो इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो गया। और आज इस माहौल ऐसा है कि वो जो कहते हैं उसके खिलाफ कोई एक शब्द भी नहीं निकाल सकता है। पॉलिटिकली इनकरेक्ट अगर आप बात करते हैं तो यू गेट कंप्लीटली कैंसल्ड, जिसको कैंसल कल्चर बोलते हैं। तो इतना डोमिनेशन है कि अनदर थिंग इज वेपनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। तो वो भाषा को एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप, जैसा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जो स्थलांतर हो रहा है यूरोप में इतने बड़े पैमाने पे, तो कोई भी जो जिसका दिमाग ठिकाने पे है, वो कोई भी आदमी बोलेगा कि ये सब गलत है, ये तो यूरोप आत्महत्या कर रहा है। या जब अमेरिका में 2001 में ट्विन टावर पे अटैक हुआ, तो पूरी दुनिया ये सोचने लगी कि ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इज वेरी बैड, उसकी चर्चा होने लगी। तो वो रोकने के लिए उन्होंने एक शब्द पैदा किया, इस्लामोफोबिया। तो अब अपने ऊपर इस्लामोफोब ये स्टैंप नहीं लगना चाहिए, इसलिए लोग बोलने में डरते हैं। जो खुली बात है, जो सही बात है, कोई भी बताएगा कि ये गलत है, बट बोलने में डरते हैं क्योंकि इस्लामोफोब, हमें इस्लामोफोब नहीं बोलना चाहिए किसी ने। ये होमोफोब होता है, पैट्रियार्की, ये अलग अलग शब्द जो है, इट्स नथिंग बट वेपनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। कि उसको इतना गलत मीनिंग दे दो कि वो गलत मीनिंग हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहिए। ये सोच के हम, जो चीजें हमको खुलेआम दिख रही है कि गलत हो रहा है, फिर भी हम उसके खिलाफ बोल नहीं सकते। तो ये सब स्ट्रेटेजीज है, बहुत चालाकी से, बहुत धूर्तता से इन्होंने ये सब किया है। करेक्ट। और इसमें फिर इसी को अब जो है, जिसको वोक आइडियोलॉजी बोलते हैं, वो अब यही जो पूरा का पूरा जो जेंडर इश्यूज वाला जो इसको लेके और फैमिली को ख़त्म करने वाला जो सारा चल रहा है, दैट इज आई गेस इज व्हाट इज वोक आइडियोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल, वोकिज्म इज नथिंग बट कल्चरल मार्क्सिज्म। जी। उसका एक उनका धूर्तता यह है कि ये बहुत आकर्षक मुखौटे के पीछे ये काम करते हैं। तो ये बोलते हैं कि वी आर फाइटिंग फॉर सोशल जस्टिस, वी आर फाइटिंग फॉर एनवायरमेंट, वी आर फाइटिंग फॉर वीमेन्स राइट्स, वी आर फाइटिंग फॉर इंक्लूसिविटी, वी आर फाइटिंग फॉर माइनॉरिटी राइट्स। तो इसके खिलाफ बात करना भी मुश्किल होता है, हम इसको विरोध कैसा करेंगे, क्योंकि मुखौटे तो बहुत आकर्षक है और आम आदमी को ये समझता नहीं कि ये मुखौटों के पीछे चेहरा जो है वो चेहरा कितना घिनौना है, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य जो है वो विध्वंस करना है। उनको ये आम आदमी की स्थिति सुधारने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं टू मेक देयर आइडियोलॉजी एक्सेप्टेबल। तो ये भारत में ये किस रूप में आया है? भारत में कैसा है कि अगेन दे यूजिंग द सेम स्ट्रेटेजी। इसमें आपका एक चैप्टर है भारत के ऊपर भी। बिल्कुल बिल्कुल, उनका स्ट्रेटेजी ये है कि पहले यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करो। दे थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म, ये बहुत उनका प्लस पॉइंट है कि ये कल परसों की 5-10 साल की नहीं सोचते, वो लंबा सोचते हैं। तो वो अभी यूनिवर्सिटीज को अपने कब्जे में ले रहे हैं। तो अमेरिका में तो सभी यूनिवर्सिटीज उनके कब्जे में है, भारत में आज एक एक करके यूनिवर्सिटीज के ऊपर वो कब्जा कर रहे हैं। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। और ये कितना चालाकी से करते हैं, देखिए इनका पहला जो स्ट्रेंथ है वो है ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट। कोई भी यूनिवर्सिटी का ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट जो होता है, जिसमें हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सब सिखाया जाता है, इसमें इनका बहुत बड़ा तगड़ा कंट्रोल होता है। और स्टेम जो होते हैं, जैसे लाइक
साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, इनमें इतना आसानी से इनको एंट्री नहीं मिलता। तो इन्होंने अभी आइडिया क्या किया है कि सभी आईआईटीज में इन्होंने ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट शुरू कर दिया। अभी आईआईटी में सोशियोलॉजी सिखाने की क्या जरूरत है, बट इनको पता है कि अब जब हम ह्यूमैनिटीज वहाँ शुरू करेंगे तो हमें वहाँ एक बेस मिल जाएगा, और वहाँ बेस मिलेगा तो हम धीरे धीरे करके सभी आईआईटी के स्टूडेंट्स को हम अपने कब्जे में कर लेंगे। तो ये इनकी मेथोडोलॉजी है, इनके आइडियाज है, और इसी तरह यूनिवर्सिटीज में घुस गए हैं। और बिल्कुल उसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में अब ये यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट जब निकल के कोई जज बनेगा, कोई ब्यूरोक्रेट बनेगा, कोई मीडिया में जाएगा, कोई आर्टिस्ट बनेगा, तो ये उन्हीं की बात आगे बढ़ाएंगे। और इसी तरह भारत में हो रहा है। और भारत में वैसे भी पहले से कई क्षेत्र ऐसे थे जो इनके कब्जे में पहले से थे, जैसे इतिहास है। इतिहास क्षेत्र पे इनका पूरा बहुत कई सालों से कब्जा है। या बॉलीवुड लीजिए, आर्ट एंड कल्चर लीजिए, ये तो पहले से उनके हाथ में है, पहले से उनका कब्जा है। अब ये बाकी क्षेत्रों में घुस रहे हैं। और वही आइडियोलॉजी है कि इंक्लूसिविटी। अमेरिका में उन्होंने रेस को वेपनाइज किया था, भारत में वो कास्ट को वेपनाइज कर रहे हैं। तो सडनली सब लोग अभी जातीय आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं। सभी लोग अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक। ये बहुत खतरनाक बात है, बट ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाने हैं। और जैसे मैंने बताया कि हर एक चीज में एक संघर्ष के नए नए बिंदु पैदा करो। तो कास्ट है तो पहले से भारत में संघर्ष बिंदु था, पर इसको अभी और बढ़ाया जा रहा है। यूएस में उन्होंने रेस को बना दिया था, और उनका ये हिस्ट्री को वो इस तरह वेपनाइज करते हैं कि अमेरिका में उन्होंने, एक संक्षेप में बताता हूँ आपको, कि अमेरिका के लोग जो है वो समझते हैं कि 1776 में उन्हें स्वतंत्रता मिली, और तब उनके फाउंडिंग फादर्स ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वगैरह करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और एक नया देश बनाया, जिसके लिए अमेरिकन लोगों को बहुत उसका अभिमान रहता है, वो बहुत प्राउड रहते हैं इसके बारे में। तो इन्होंने एक ऐसा थियरी सामने लाया है कि उनका कहना है कि अमेरिका वाज नॉट फॉर्म्ड इन 1776, तो अमेरिका केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1619, और इसे उन्होंने एक 1619 प्रोजेक्ट ऐसा नाम देके सभी स्कूलों में इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो इसका मतलब क्या है कि 1619 में फर्स्ट बैच ऑफ स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका लैंडेड इन अमेरिका। इसलिए अमेरिका केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1619। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की पहचान केवल गुलामी, स्लेवरी, ये अमेरिका की पहचान है, तो बाकी अमेरिका की दूसरी कोई पहचान नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका के लोगों को, जवान नए यूथ को ये सिखा रहे हैं कि यू शुड हेट योर कंट्री। आपका देश जो है वो सिर्फ, इट्स ऑल अबाउट स्लेवरी, इट्स ऑल अबाउट रेसिज्म, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लॉयटेशन। तो स्लोली धीरे धीरे वहां के लोग अपने खुद की कंट्री को ही हेट करने लगे। अभी भारत में वो क्या सिखा रहे हैं कि आपकी पहचान है केवल जातीयता, आपकी पहचान है पैट्रियार्की, आपकी पहचान है विषमता। ऐसा करके वो भारत के लोगों को भी सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि हमारा देश गलत है, हमारे देश में कोई अच्छी चीज है ही नहीं। और इसका बिगिनिंग उन्होंने अमेरिका में किया है। वहां पे एक इजाबेल विल्करसन करके लेडी है, उसने कास्ट आई जस्ट टेल यू द बेसिस ऑफ आवर, ऐसा कुछ किताब लिखा है। उसका बोलना यह है कि पूरी दुनिया में जो विषमता है, किसी भी आधार पे हो, वंश के आधार पे हो, सेक्स के आधार पे हो, ये सारी विषमता का मूल भारत की जाति व्यवस्था में। अच्छा। इतना गलत और इतना, वो तो इसका है, ये आपके जेफरलॉ की थ्योरी है, क्रिस्टोफ जेफरलॉ की। हाँ, पर किताब लिखी है इजाबेल विल्करसन ने, कास्ट द ओरिजिन ऑफ आवर डिस्कंटेंट, ये नाम है किताब का। और इसे बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया, और कई दिनों तक, कई हफ्तों, महीनों तक ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर लिस्ट में थी ये किताब। और इससे भारत की कितनी बदनामी हुई होगी हम समझ सकते हैं। अभी वहां पे एक सिस्को
कंपनी में 2 भारतीय इंजीनियर्स के ऊपर उन्होंने एक मुकदमा चलाया था कि आपने एक दलित लड़के के साथ भेदभाव किया, और बहुत पब्लिसिटी हुई है केस की। 2-3 साल के बाद कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया कि कोई भेदभाव नहीं हुआ था। इनफैक्ट जो 2 लड़के थे उन्होंने ही वो दलित बेटे के बच्चे का इंटरव्यू लिया था और उसे जॉब ऑफर किया था। लेकिन ये 2-3 साल में जो पब्लिसिटी हुई, बैड पब्लिसिटी, और भारत भारत को इक्वेट किया गया विषमता के साथ, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो बताते हैं कि उनके 5 साल के बच्चे स्कूल से घर आते हैं और पूछते हैं कि हमारी जात कौन सी है, क्योंकि स्कूल में भी उनको ये सिखाया जा रहा है। तो ये सब अगेन जैसे मैंने बताया कि सोची समझी साजिशें हैं। अमेरिका को, वेस्टर्न कंट्रीज को खत्म करो, टेलिंग देम दैट यू आर द फाउंडेशन ऑफ स्लेवरी। हमें खत्म करो कि वी आर द फाउंडेशन ऑफ विषमता एंड जातीयता एंड पैट्रियार्की। तो ये सब हो रहा है भारत में। अमेरिका में तो वैसे भी संघर्ष बिंदु तो जो थे वो काफी कम थे। एक रेस था, एक मे बी फेमिनिस्ट मूवमेंट वाज वन, फिर ये ट्रांसजेंडरिज्म तो ये बढ़ा चढ़ा के इन्होंने ही खड़ा कर दिया उसको। भारत में पहले से बहुत ज्यादा संघर्ष बिंदु है, तो इसके ऊपर इस तरह से संघर्ष भड़काएंगे, और इनके पीछे एक बहुत बड़ी डीप स्टेट भी खड़ी है जो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट करती है। आइडियोलॉजी तो खैर इनकी है, बट बाकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट करती है। तो ये संकट कितना बड़ा है हम समझ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये पूरा आक्रमण है हमारी संस्कृति के ऊपर, ये कल्चरल मार्क्सिज्म है। तो संस्कृति को तहस नहस करना, संस्कृति को ध्वस्त करना, ये इनका उद्देश्य है। और इसीलिए हमें बहुत उपाय क्या है, इससे निपटने का उपाय क्या है? मेरा ये मानना है कि संस्कृति हमारा बहुत बड़ा शक्ति स्थान है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज में इतनी आसानी से कर पाए हमारे यहाँ नहीं कर पाएंगे। बट धोखा ये है कि ये काम करते हैं बहुत आकर्षक मुखौटे के पीछे, और ये पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक ये हम ये पहचानेंगे नहीं तो हम लोग भी इसके पीछे भागेंगे। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि भारत सरकार ने भी ये ट्रांसजेंडरिज्म के नियम कई सारे अभी अपनाए हैं, और ये सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, हम ये इंक्लूसिविटी के लिए कर रहे हैं, सर्व समावेशकता के लिए कर रहे हैं। बट वो शायद नहीं जानते कि उनका इसके पीछे का इरादा क्या है। तो हमें ये जो सब अच्छी बातें हैं, जो ये जो मुखौटे ये लेके आते हैं, ये जो मूल्य है, ये तो हमारी संस्कृति में पहले से मौजूद है। सर्वसमावेशकता तो हमसे सीखनी चाहिए, हमें किसी ने सिखाने की जरूरत नहीं। तो हम अपनी संस्कृति को लेकर अगर चलेंगे और हमारी संस्कृति का असली रूप अगर हम सामने रखेंगे, इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास है सब कुछ बट हम बताते नहीं, और दूसरी तरफ से एक बहुत गलत प्रचार हमारे खिलाफ हो रहा है। तो हमारी संस्कृति का असली रूप पहचानना पड़ेगा। उसमें ये सब अच्छे मूल्य जो है, डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम इंडिया, सर्वसमावेशकता कम्स फ्रॉम इंडिया, फ्रीडम ऑफ थॉट कम्स फ्रॉम इंडिया। आप कोई भी मूल्य लीजिए, वो पूरा पहले भारत से निकला है। तो जब तक हम हमारी संस्कृति का असली रूप सामने नहीं रखेंगे, दूसरी एक बात करनी पड़ेगी कि वी हैव टू मेक कल्चर कूल। कल्चर को बहुत अनकूल कर दिया है, कल्चर हैज बिकम अनकूल। ये लोग समझते हैं कि ये बहुत पिछड़ापन है, ये सब, इसमें कोई दम नहीं है, ये क्यों करना है। तो ये हमको बदलना पड़ेगा। तो बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना तो जरूर पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज तो ये बहुत खतरनाक आक्रमण है। आज तक हमारे ऊपर बहुत आक्रमण हुए। क्रिश्चियनिटी ने पूरी दुनिया को क्रिश्चियन कर दिया, भारत को नहीं कर पाए। इस्लाम जहाँ जहाँ गया, पूरे इस्लाम ने वहाँ पे अरेबिक भाषा लोगों को बोलने पे मजबूर किया, इस्लाम स्वीकारने पे मजबूर किया, भारत में नहीं कर पाए। तो भारत ने सबको खदेड़ दिया है। लेकिन ये आक्रमण जो है, ये आक्रमण इनसे भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये मुखौटे के पीछे हो रहा है। तो सोशल जस्टिस के हम वॉरियर्स है, ऐसा बोल के वो सामने आएंगे। जैसे एक DEI वो आजकल बोलते हैं, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो सभी कंपनीज में वो इसका ऑडिट करते हैं कि वहाँ आपके यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है, कितना इंक्लूजन है। और ऐसा आजकल नया एक फैड निकला है कि दिवाली वगैरह सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए कंपनी, क्योंकि एक ही धर्म का फेस्टिवल आप क्यों
सेलिब्रेट करते हुए। तो ये पहले किसी सोचने वाले को लगता है कि ठीक है यार, इसमें क्या गलत है, सबका करना चाहिए। बट इसके पीछे का हेतु क्या है, जब हम समझते हैं तब हमें पता चलता है कि ये बहुत खतरनाक है। और ये समझना ये पहली स्टेप है, क्योंकि लोगों ने वोकिज्म ये नाम ही सुना नहीं है अभी तक। तो जब हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, डीए सबको लगता है कि यार बहुत अच्छी बात है, यार ये बहुत अच्छा नया जो आया है, इट्स अ गुड थिंग। तो ये पहले समझाना पड़ेगा कि ये सब जो आप अच्छा समझ रहे हो, ये क्यों लाया जा रहा है और इसके पीछे का उनका मकसद क्या है। ये जब हम समझाएंगे तब जाके हम शुरुआत करेंगे इसके खिलाफ लड़ने की। अब तो हमने शुरुआत भी नहीं की है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि संकट क्या है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो आपने बड़ा अच्छा इस केस की बड़ी आपने अच्छी व्याख्या की। एक बार पुनः बता दूं उस दर्शकों को कि हम इस पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, टर्माइट्स। अभिजीत जोग जी की पुस्तक है, जो पूरी तरह से मार्क्सिज्म कैसा था, क्लासिकल मार्क्सिज्म, आज का कल्चरल मार्क्सिज्म, वोकिज्म, भारत में उसके प्रभाव, उससे कैसे निपट सकते हैं, इन सारे बिंदुओं को। और ये बिंदु हमें जानना बहुत ही आवश्यक है इस समय भारतीय राजनीति में जो हो रहा है, और कुछ राजनेता जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, वो इन्हीं मूल्यों पर आधारित है। यह हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जोग जी, और इन विषयों पर हम आपसे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। विशेषकर जो इतिहास के बारे में जो आपकी दृष्टि है, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।